Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video, we have discussed about the double column cash book. So some other transactions related to bank is in front of you. You can see. ओके स्टूडेंट्स, सो बैंक चार्जेस। अब ये बैंक चार्जेस क्या होते हैं बेटा, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्योंकि बिजनेस पर्पज़ के लिए आपको जो अकाउंट बैंक में ओपन होता है वो होता है करंट अकाउंट। ये पहले हमने बताया आपको कि बिजनेस पर्पज़ के लिए जो अकाउंट वर्क कर रहा है वो जो है बैंक में, वो होता है करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट पे ट्रांजेक्शन्स को मूव करने के लिए कुछ चार्जेज होते हैं जिसे बैंक चार्ज कहा जाता है, चाहे वो पेमेंट करने के लिए हो, चेक को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए हो, तो उस कंडीशन बैंक क्या करता है, कुछ ना कुछ चार्ज करता है। तो बैंक सपोज कर लो कि किसी बैंक ने आप किसी ट्रांजेक्शन पे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो वो 100 रुपये आपके पास तो लेने आएगा नहीं कि भैया मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दे दो, तो वो क्या करेगा, आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कर देगा। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये जब आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएंगे, तो मतलब आप पढ़ क्या रहे हैं, सर हम पढ़ रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में जो आपका लेफ्ट साइड होता है वहाँ पर रिसीप्ट होता है, जो आपका राइट साइड होता है वहाँ पेमेंट साइड होता है। पेमेंट साइड में बेटा 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, दूसरा बैंक का कॉलम होता है। तो बैंक वाले कॉलम में बाई बैंक चार्ज करके बैंक वाले कॉलम से ये 100 रुपये आप दिखा देंगे कि ये माना जाएगा कि 100 रुपये का जो है पेमेंट हो गया। वैसे पेमेंट तो आप खुद से करने जाएंगे नहीं, ये बैंक वाला अपने आप से वो पेमेंट काट लेगा। ठीक है, तो बाई बैंक चार्ज, तो मतलब बैंक चार्ज अगर ट्रीटमेंट आता है तो बैंक चार्ज जो है वो पेमेंट साइड में बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, किस नाम से, बाई बैंक चार्ज के नाम से। सेकेंड है बेटा बैंक चार्जेस ऑन डिजॉनर चेक। कभी कभी क्या होता है कि जो चेक होता है, जिस चेक को आपने जिस चेक को रिसीव किया है, तो उसको आप अपने यहाँ जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने बैंक में लगा देते हैं, भैया इस पर पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपका चेक, जो चेक आपने दिया अगर वो डिजॉनर हो गया, या जो चेक आपने बैंक में जमा किया वो डिजॉनर हो गया, तो बैंक वाला वहाँ पर आपके रिसीव किए गए चेक पे कुछ ना कुछ क्या करता है, बैंक चार्ज का। सपोज करो कि मोहन से आपको 1000 लेना था, तो मोहन ने आपको 1000 का चेक दे दिया। तो जब मोहन ने आपको 1000 का चेक दिया, ये चेक ले जाकर के आपने बैंक में जमा किया। हो सकता है कि मोहन का साइन ना मैच हुआ हो, या मोहन ने इस पर डेट डाली थी 14 सितंबर तक देना और आपने उसको 18 सितंबर को या 19 सितंबर को जमा किया बैंक में, तो बैंक वाला इस चेक को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि साइन मिसमैच हो गई, डेट मिसमैच हो गया। इस कंडीशन में बैंक वाला आपका ये चेक तो डिजॉनर करेगा, मतलब आपको वापस कर देगा, और साथ ही साथ 50 रुपये 60 रुपये जो भी उसके दिमाग में जो भी उसका रेट हो, उस हिसाब से कुछ ना कुछ क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं 50 रुपये 100 रुपये, ये आप उसी पर्टिकुलर मतलब जो पर्सन जिसके फेवर में ये हुआ है, उसी पर्टिकुलर के पर्सन के जो फेवर में आप उसको डेबिट कर देंगे। मतलब जैसे सपोज करिए कि जब आपको रमेश ने चेक दिया, तो आपने यहाँ टू साइड में रिसीव करते समय दिखा दिया टू रमेश अकाउंट, कितना दिखाया, सपोज करो 1000 रुपये। लेकिन रमेश का साइन मैच नहीं किया है, रमेश की वजह से ये चेक डिजॉनर हो गया, और बैंक वाले ने इस पर 10 रुपया जो है वो बैंक चार्ज काट दिया। तो बाई साइड में बाई रमेश के नाम से आप 1010 रुपये दिखा देंगे कि रमेश इज लाइबल टू पे 1010 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। होता क्या है बेटा कि जब बैंक आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन पे कुछ बैंक चार्ज काटता है, तो हो सकता है कि आपके अकाउंट में, आपके करंट अकाउंट में बहुत दिन से जो है वो 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो बैंक वाला आपके द्वारा डिपॉजिट अमाउंट पे, या जो अमाउंट वर्क नहीं कर रहा, जिसका कोई यूज नहीं है, तो आपके ही पैसे पे वो आपको क्या देता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। क्या देता है बेटा, इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट ये आपको प्रोवाइड करेगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने 5 लाख रुपए का उपयोग जो है 1 महीने में नहीं किया, तो 5 लाख का 4% के हिसाब से बैंक वाले ने कहा कि भाई आपके अकाउंट पे 1000 रुपये का जो है वो इंटरेस्ट बनता है। अब भाई 1000 रुपये का इंटरेस्ट तो बैंक वाला आपके घर आएगा नहीं आपको देने के लिए, तो करेगा क्या, आपके खाते में जमा कर देगा। मतलब आपके जो रिसीप्ट साइड है, इस रिसीप्ट साइड में वो जमा कर देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, भाई देखो आपका रिसीप्ट साइड है, पेमेंट साइड, ये जितने ट्रांजैक्शन में बता रहा हूँ, किसी का भी इफेक्ट जो है बेटा वो कैश अकाउंट में नहीं पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, सब बैंक वाले हेड में पड़ेगा, क्योंकि ये ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक ओनली। तो जब बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा, तो टू इंटरेस्ट करके रिसीप्ट साइड मीन्स लेफ्ट साइड में आप डाल देंगे जितना पेमेंट आपको मिला रहेगा, जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक। अब इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, अगर ये सेंटेंस आता है तो इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक मीन्स इंटरेस्ट इज गिवन बाई बैंक in our account, so that is the receiving that will be written receive side in the cash book, तो लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट। लेकिन कभी कभी क्या होगा, किसी अमाउंट पे किसी ट्रांजेक्शन में बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज भी करता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट चार्ज कैसे होता है, हमने आपको बेटा शुरू में पढ़ाया था बैंक ओडी का केस, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कभी कभी आप क्या होता है बेटा कि आप अपने अकाउंट में, सपोज करो कि आपके अकाउंट में 10,000 था और आपने एक चेक दे दिया किसी को 15,000 का, या आपने खुद ही जो है उसमें से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, तो आपके अकाउंट में जो अवेलेबल बैलेंस था वो था 10,000, लेकिन आपने चेक किसी को दिया 15,000 का। तो ये ओडी का केस मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको। तो यहाँ पे 5,000 जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा बैंक, ये क्या बन जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट।
तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये सेम एज अ लोन ट्रीट किया जाता है, तो ये ओडी पे बैंक आपसे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। भाई देखो, आपका पैसा बैंक के पास है, आपका पैसा बैंक के पास है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, लेकिन बैंक का पैसा अगर आपके पास है तो वो आपसे वो जो है इंटरेस्ट लेगा, तो उसको बोला जाएगा ये इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ये अगर आएगा तो उसको आप पेमेंट साइड में रखेंगे बाय इंटरेस्ट के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कैश इन बैंक, सॉरी कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है काफी लंबा भी है, तो आप बना लीजिए पहले, ठीक है। हम रुके हैं बेटा, आप थोड़ा उसका जो फॉर्मेट बना लीजिए अच्छे से। कैश बुक के डबल कॉलम का लंबा फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेटिंग कर लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। तो हियर यू कैन पुट कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। मुझे लगता है कि फॉर्मेट में किसी को दिक्कत नहीं है। डेट का कॉलम, रिसीप्ट, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक। नाउ अगेन डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, LF, कैश एंड बैंक। सो 2 कॉलम इन द रिसीप्ट साइड कैश एंड बैंक एंड 2 एज वेल एज इन द पेमेंट साइड कैश एंड बैंक, ठीक है। तो चलिए ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं। हियर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मीन्स दैट इज द ओपनिंग बैलेंस। और मैंने बोला बेटा कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा फेवरेबल बैलेंस माना जाता है और वो डेबिट होता है, कैश कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो चलिए रखेंगे आप यहाँ पे टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस में इसी तरीके से लिखा जाता है, आपने लास्ट क्वेश्चन किया था तो शायद बताने की जरूरत नहीं है आपको। टू बैलेंस BD, what amount of cash, that is 70,000, so put in the value 70,000 कैश कॉलम। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बोला नेगेटिव बैलेंस होता है। बैंक अगर सिर्फ बैंक बोला रहेगा तो आप उसको जो है डेबिट साइड में ही रखेंगे, मतलब रिसीप्ट साइड में ही रखेंगे। लेकिन बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो माइनस बैलेंस होता है, आप इसको बाई साइड में रखेंगे, बाई बैलेंस BD। वेरी गुड स्टूडेंट, बाई बैलेंस BD कितना है 50,000। तो बैंक वाले कॉलम में, ऐसा नहीं कि सब उसी में चला जाएगा, बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में आपने सेल किया है, तो जब आप सेल करेंगे तो पैसा आएगा। चूंकि आपने नगद सेल किया है तो पैसा कहाँ जाएगा बेटा, कैश वाले कॉलम में। और ये डेट है आपकी 4 जनवरी की, तो जनवरी 4 टू सेल्स। अगर पैसा कैश में आया तो कैश में लिखो, और 22 टू साइड में आपको रीजन भी तो लिखना पड़ेगा, पैसा आया क्यों, तो उसका नाम लिखे, किस वजह से पैसा आया बेटा, सेल की वजह से। तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कैश वाले कॉलम में 50,000, ठीक है। इसके बाद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने आपको बोला है कंट्रा एंट्री के बारे में कि व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू बैंक और व्हेन वी विथड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, दैट इज प्रीफर टू द कंट्रा एंट्री। और कंट्रा एंट्री का मतलब ये है कि योर बोथ अकाउंट कैश एंड बैंक बोथ विल बी अफेक्टेड इन वन ट्रांजेक्शन। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 80,000। आपको बताया बेटा जो रिसीप्ट साइड होता है उसको ऐसे हिंदी में क्या कह सकते हैं, ये जमा होता है, इधर से जमा होता है और इधर से आपका जो विड्रॉइंग होता है इसको आप कहते हैं निकासी। आपने पासबुक देखा होगा बैंक में तो उस तरीके से ही लिखा रहता है। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000। तो चलिए बेटा जमा करते, जमा कर किधर से करना, ये जमा इधर से है, तो आप 80,000 बैंक में जमा कर दीजिए, ये 80,000 बैंक में जमा कर दीजिए और कैश वाले में से 80,000 विड्रॉ कर दीजिए। लेकिन बैंक में जब पैसा आया 80,000 तो बैंक तो सीधे पूछेगा कहाँ से आया, तो आप लिखेंगे कहाँ से आया, कैश। तो कैश अकाउंट बैंक वाले कॉलम में और बाई बैंक कैश वाले कॉलम में। ये तो आपने जो है लास्ट ट्रांजेक्शन से ही सीखा था, बाई बैंक अकाउंट। और वाउचर वाले में, सॉरी LF वाले में आप लिखते हैं सी मतलब क्या होता है बेटा, कंट्रा वाउचर, द एंट्री विच विल अफेक्ट इन बोथ साइड ऑफ द अकाउंट। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मीना। तो देखो बेटा अब यहाँ क्या लिखा, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना। आप किससे परचेज करने जा रहे हैं, मीना से। तो चूंकि यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं कैश का या क्रेडिट का, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नाम दिया रहे और कैश या बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन ना रहे तो वो ट्रांजेक्शन माना जाता है उधार का, मतलब क्रेडिट का। और क्रेडिट की ट्रांजेक्शन में ना तो कैश आने वाला ना तो चेक आने वाला है, सो यू नीड नॉट टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन इन योर कैश बुक। नेक्स्ट है चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट। अब भाई देखो 30,000 रुपए का मीना से आपने परचेज किया, उस समय 1 रुपये पेमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद आपने एक चेक इशू किया, कितने का आप ध्यान से देखना बेटा, 28,800 रुपए का। चूंकि पेमेंट बाकी था 30,000 और पेमेंट आपने किया फुल सेटलमेंट 28,800 और ये 1,200 रुपये आपका बच गया डिस्काउंट। लेकिन बेटा देखो डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट का आना और डिस्काउंट का देना, ये दोनों नॉन कैश है, क्योंकि इसमें ना तो कैश आता है ना तो कैश जाता है। तो 28,800 रुपये आपने मीना को इशू किया है, पेमेंट किया है, मतलब चेक से किया है, तो हम बाई साइड में रखेंगे बाई मीनाज अकाउंट, बाई मीनाज अकाउंट
बाय मीनाज अकाउंट व्हाट अमाउंट 28,800 इन बैंक कॉलम। तो ये दिमाग में रखिएगा 28,000 बैंक वाले में जाएगा क्योंकि आपने क्या इशू किया है बेटा, चेक इशू किया है। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ये ध्यान से देखो बेटा, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यू आर विड्रॉइंग अमाउंट फ्रॉम द बैंक बट इट इज नॉट फॉर द बिजनेस यूज, इट इज फॉर द पर्सनल यूज। तो आपको पता है कि अगर हम कोई अमाउंट निकालते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं, तो इतना तो आप समझदार हो ही गए। अब बाय ड्राइंग, अगर आप यही कैश निकालते बेटा तो हम कैश में रखते हैं, चूंकि ये पेमेंट आपने बैंक से निकाला है तो बैंक में रखेंगे। कितना रखेंगे 5,000। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम हिम। एंड नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय डिपॉजिट इनटू बैंक। ये देखो बेटा, ये ट्रांजेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि कभी आप चेक रिसीव करें, तो चेक रिसीव करते समय आपको करना क्या है कि आप आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ करके देख लीजिए। आगे की ट्रांजेक्शन पढ़ के देख लीजिए कि क्या जो चेक आपने रिसीव किया उसको जमा करने का, उसको डिपॉजिट करने का दूसरा डेट है। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपने चेक रिसीव किया और चेक रिसीव करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो चेक बाद में जमा हुआ, तो आप मानेंगे कि वो चेक जमा हो चुका है। लेकिन अगर अगले ही 2-3 ट्रांजैक्शन के बीच में अगर ये बोल दे रहा है कि चेक अगले दिन जमा हो रहा है, तो जिस दिन चेक रिसीव होगा उस दिन की आपको एंट्री नहीं करनी है। और आपको शायद ये मैंने बताया था कि जब हम चेक को रिसीव करते हैं और अगले दिन जमा करते हैं तो एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है चेक इन हैंड अकाउंट। क्या नाम है बेटा? चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है। तो चेक इन हैंड अकाउंट आपने मिला किस दिन? 9 जनवरी को। और यही चेक इन हैंड आपने जमा किया 10 जनवरी को। तो हम जिस दिन रिसीव किया हमने उस दिन हम एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन जमा करेंगे उस दिन एंट्री करेंगे और लिखेंगे टू चेक इन हैंड। टू चेक इन हैंड व्हाट अमाउंट? दैट वाज 25,000। ओके। इन बैंक कॉलम चेक था तो बैंक में ही जाएगा। ठीक है बेटा, जनवरी 10 का है ये। वेरी गुड। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। हमने भी आपको ये बैंक चार्जेस बताया है और उसी पे ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। आपको बताया गया कि बैंक चार्जेस जो होते हैं वो बैंक से डायरेक्टली माइनस हो जाते हैं और ये पेमेंट माना जाता है। तो बाई बैंक चार्जेस आप माइनस कर देंगे। कहां से माइनस करेंगे? बैंक से। कितना है? 500। गुड। नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बोलता तो आप रिसीव करते, चूंकि इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो बाई साइड में। और बेटा ध्यान रखना, इंटरेस्ट चार्ज वाला जो केस होता है वो उसी केस में आता है जहां पे जो है बैंक ओडी हो, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है तो बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट मांगता है कि भैया इतने दिन से आपने पैसे ले रखा है। तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट व्हाट अमाउंट? दैट वाज 2,500 इन बैंक कॉलम 2,500। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश। अभी आपने रमेश से रिसीव किया, वो भी 28,000 रुपये रिसीव किया है, तो रखिए उसको टू रमेश अकाउंट 28,000 टू रमेश अकाउंट 28,000 18 जनवरी। वेरी गुड स्टूडेंट। 18 जनवरी 18 28,000। गुड। एंड नेक्स्ट क्या है बेटा? पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। क्योंकि ये जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो आप सुनीता के बुक में कर रहे हैं, तो सुनीता का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको पता है कि जो LIC का एक्सपेंस होता है वो पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस तो अपने नाम पे LIC करवाएगा नहीं, ये लिविंग पर्सन के लिए होता है। तो LIC जो है वो ड्राइंग ट्रीट की जाएगी, ये दिमाग में रखेंगे। तो पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 बाई चेक, सो दैट इज अ ड्राइंग फॉर द ओनर बाई ड्राइंग अकाउंट। व्हाट अमाउंट? 15,000 बैंक से। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5,000 इन कैश। ये देखो, ये बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये नया कंसेप्ट देखने को मिला है कि आप बैंक में जमा कर दो लेकिन कैश वाले में 5,000 छोड़ करके। आपको करना क्या है? आप पहले एक काम करिए, पहले टोटल कैश मिला लीजिए अपना। करना क्या है कि सर हम सबसे पहले टोटल डेबिट मारेंगे कैश का जितना आएगा, उसके बाद टोटल क्रेडिट माइनस करेंगे। सपोज करो कि टोटल डेबिट जो आया वो 20,000 आया और टोटल क्रेडिट कितना आया? 10,000 आया। तो माइनस करने के बाद कितना बचा? 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये में सिर्फ आपको 5,000 रुपये रोकना है और बाकी 5,000 रुपये ले जाकर के बैंक में जमा करना है। तो इस सेंटेंस का मतलब पहले समझिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कर दीजिए
कैश रिटेनिंग ₹5,000 इन कैश, तो मतलब 5,000 रुपये रोक करके कैश में, बाकी पैसे आप कहाँ जमा कर दीजिए, बैंक में। तो पहले हमें ये तो पता चले कि कैश में बचा कितना है, तो उसके लिए देखिए इसको आप टोटल कर लीजिएगा। बेटा यहाँ देखिए हमने करके रखा है, टोटल डेबिट आप कैश करेंगे आप तो आएगा 1,48,000। देखिए हम कर दे रहे हैं, ये आप करेंगे तो आ जाएगा 1,48,000। 1,48,000। हाँ बेटा टोटल डेबिट ऑफ कैश कितना 1,48,000 एंड टोटल क्रेडिट ऑफ कैश अगर हम करते हैं तो वो आएगा आपका 80,000। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ से मैं जो है ये देखिए, ये बेटा 80,000 है इधर, तो आप इधर अगर मैं कर लूँ कि इधर भैया 1,48,000 माइनस 80,000, तो सर ये जो बचेगा वो बचेगा 68,000। गुड, लेकिन ये 68,000 आपको नगद नहीं रखा, हो सकता है चोरी हो जाए, कोई और काम हो जाए, तो आप इसको कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ इन योर कैश देयर विल बी ओनली 5,000 अवेलेबल, सिर्फ 5,000 रुपये बचने चाहिए। तो भाई तुम्हारे पास बच कितना रहा है, सर हमारे पास बच रहा है 68,000 रुपये, तो इसमें से 5,000 रुपये रोक लो, बाकी 63,000 रुपये 63,000 आप कहाँ जमा कर दो, बैंक में। ये देखिए आंसर आया है कि भैया इतना करने के बाद डिफरेंस कितना आया 68,000, 68 में से 5,000 रोक लिया, तो जो डिफरेंस होगा 68,3,000 दैट विल बी डिपॉजिट इनटू बैंक। तो भैया इसको जमा करो पहले बैंक में, 63,000 रुपये आप बैंक में जमा करिए। 63,000 बैंक में आ गया, बैंक वाला पूछेगा कैसे आया, तो बोला कैश में, टू कैश अकाउंट, ये कंट्रा एंट्री जा रही है, ध्यान से देखिएगा, और इधर से जाएगा बाई बैंक करके कैश वाले में से आप 63,000 माइनस कर देंगे। अगर मैं आप ध्यान से देखिए बेटा, तो आप यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी रखने कितना जा रहे थे 68,000 रुपये, 68,000, तो आप 68,000 रखने ही जा रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में आया कि सिर्फ 5,000 रुपये रखना है, बाकी पैसे जमा कर देना है। तो अब कितना बचा भाई, 68,000 बच रहा है, तो 5,000 तो बचा है, ये कैसा है डिफरेंस करके, और इसका नाम पड़ जाएगा बाई बैलेंस बीडी। वेरी गुड, 5,000। और अब टोटल कर देंगे, ये देखो कैश का तो मिल चुका है 1,48,000 रुपये। अब हम बैंक का देख लेते हैं। बैंक का टोटल अगर आप करेंगे बेटा तो वो आएगा 168, ये कर लीजिएगा 1,68,000 इधर का, और जब आप माइनस करेंगे टोटल क्रेडिट जब करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 1,01,800। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1,01,800 करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1,01,800। ठीक है, तो जो बैलेंस आपका बचेगा देखिए, ये आपका डेबिट हो रहा है 1,68,000 रुपये और ये हो रहा है 1,01,800। तो ये आपका जो बचेगा वो आपका हो जाएगा 66,200। कितना हो जाएगा 66,200 रुपये करके देख सकते हैं आप यहाँ पे कि भैया डेबिट वाला कॉलम आपका 168,000 एंड क्रेडिट कॉलम 1,01,800 माइनस कर देंगे तो 66,200 आपका जो है बैलेंस बचेगा। दैट विल बी पुट, आप यहाँ रख दीजिए इसका 66,200 और आप टोटल करेंगे तो ये दोनों साइड आपका इक्वल हो गया है 1,68,000 रुपये। तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं, बस थोड़ा सा क्लियर करके चलेंगे चीज़ों को। ये नया कंसेप्ट था तो कंसेप्ट मैंने ध्यान से बताया कि भाई आप क्या करेंगे जब आप पैसे बैंक में जमा करने हो इस केस में, तो करना क्या होगा, पहले आप टोटल डेबिट कर लीजिएगा, टोटल डेबिट ऑफ कैश माइनस टोटल क्रेडिट ऑफ कैश, जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस में से उतना रोक लीजिएगा जितना बोला है, बाकी के लिए कंट्रा कर दीजिए। कंट्रा का मतलब कि बाकी पैसा ले जाकर के बैंक में जमा कर दीजिएगा, और बैंक में जमा करना बैंक से निकालना, इसके लिए आप जो है काफ़ी अवेयर है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। चलो बेटा, अब ये आपके सामने होमवर्क है। होमवर्क में देखो सेम क्वेश्चन हमने दे रखा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उससे ईजी ही है, कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।